तो बेटा आज सबसे पहले हम करेंगे बैलेंस शीट। अब सुनो, अभी तक आपने जो बैलेंस शीट देखी थी, सुनी थी, बनाई थी, वो कैसे फॉर्म में थी सर? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थी या वर्टिकल फॉर्म में थी? सर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थी। ध्यान से सुनो, अभी तक आप जो बैलेंस शीट बना रहे थे वो आप कुछ इस तरीके से बना रहे थे बेटा। देखो, अभी तक जो आपने बैलेंस शीट बनाई थी कुछ इस तरीके से बनाई थी, एक तरफ लाइबिलिटीज और एक तरफ एसेट्स। यस और नो? इधर आप लाइबिलिटीज लिखते थे बेटा और इधर एसेट्स लिखते थे। अब मुझे बताना एसेट्स कितने तरह के लिखते थे? सर वैसे तो तीन तरह के होते हैं हमारे, कौन कौन से? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। पर अभी मैं मेजर लेके चल रहा हूं यहां पर नॉन करंट एसेट्स और दूसरा जल्दी बोलो करंट एसेट्स। चलिए इधर क्या लिखते थे सर? सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? मालिकों का पैसा। कैपिटल का मतलब क्या होता है? मालिकों का पैसा। उसके बाद क्या लिखते थे सर? नॉन करंट, जल्दी बोलो, लाइबिलिटीज। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर मुझे बताओ क्या ये कैपिटल मेरी लाइबिलिटीज का मेन पार्ट है? नहीं सर, ये हमारा इक्विटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? इक्विटी क्या होती है सर? शेयर होल्डर का पैसा। इक्विटी क्या होती है सर? शेयर होल्डर का पैसा। आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ इक्विटी डेप्ट। इक्विटी का मतलब क्या होता है? मालिकों का पैसा। डेप्ट मतलब उधार लिया हुआ पैसा। इक्विटी का मतलब मालिकों का पैसा। मेरे साथ अगर पार्टिसिपेट करोगे तभी मजा आएगा। जसप्रीत, इक्विटी का मतलब मालिका का पैसा, ठीक है, और डेप्ट मतलब जो उधार लिया है, ठीक है। इसलिए जो इक्विटी का पैसा है इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलते हैं, पढ़ा था इक्विटी शेयर कैपिटल। और डेप्ट क्या होता है? हमारा उधार लिया हुआ पैसा। डेप्ट से बना डिबेंचर्स, जो हमने पब्लिक से उधार लिया पैसा उसको बोल देते हैं हम डिबेंचर्स। अब आज हमें यही सीखना है सबसे पहले कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल कहां शो होती है और ये डिबेंचर्स कहां पर शो किए जाते हैं बैलेंस शीट में। उससे पहले बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। तो सर बैलेंस शीट तो हमें बनानी आती है, मगर बिल्कुल आती है, पर अब हमारा नया फॉर्मेट सीखना है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3। उसमें इन्होंने नया फॉर्मेट दिया हुआ है और हमारी कंपनी अकाउंट्स में और जो हमारी थर्ड बुक होगी एनालिसिस, उसमें हमारा न्यू फॉर्मेट चलेगा। किसका? बैलेंस शीट का भी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी। तो आज जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते आए हो उसका फॉर्मेट चेंज करना है हमें, जो चेंज हुआ है वो पढ़ना है, और जो बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट आया है वो पढ़ना है। अब सुनो ध्यान से, चीजें वही रहेंगी, बस प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग कर दिया। अभी तो आप कई बार क्या करते थे, करंट एसेट ऊपर लिख दिए, नॉन करंट एसेट नीचे लिख दिए। अब ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर फॉर्मेट होगा, सीरियल वाइज ही लिखना पड़ेगा, एक भी आइटम ऊपर नीचे नहीं हो सकती। अब इन्होंने किया क्या है, इसको दो पार्ट में बांट दिया बैलेंस शीट को। सर अभी बैलेंस शीट दो पार्ट में, इसको बना दिया इन्होंने फर्स्ट पार्ट, इसको बना दिया इन्होंने, ध्यान से सुनना तभी बैलेंस शीट याद होगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब भैया एसेट्स के दो पार्ट हैं, कौन कौन से? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब इसमें इन्होंने बोला कि भाई ये एक दो तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? तीन। पर ये लाइबिलिटीज नहीं है सारी। ये जो कैपिटल वाला पार्ट है ये हमारा इक्विटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? इक्विटी का। और ये दोनों लाइबिलिटीज के पार्ट है। तो इसने बोला कि फर्स्ट पार्ट का नाम लाइबिलिटीज मत लिखो, सिर्फ कैपिटल किसका पार्ट है? इक्विटी का। तो इन्होंने फर्स्ट पार्ट का नाम दे दिया क्या? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। नाम क्या हो गया सर? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी मतलब जो मालिकों ने पैसा लगा रखा है, और लाइबिलिटीज मतलब जो बाहर से पैसा उधार ले रखा है। डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, बैंक लोन, ये सब इन लाइबिलिटीज में आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सब मालिकों का पैसा है। ये सब कहां जाएगा? इक्विटी के अंदर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? अब एसेट्स हैं, एसेट्स दो तरह के, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ऐसी लाइबिलिटीज दो तरह की, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। इक्विटी एक अलग हो गया अपना, ठीक है। तो इन्होंने पूरी बैलेंस शीट को दो पार्ट में बांट दिया। फर्स्ट पार्ट का नाम बोलो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, दूसरे पार्ट का नाम एसेट्स। अब ये वाले जो पार्ट हैं, इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ये इसको बोल दिया गया मेन हेड्स। क्या बोल दिया गया? मेन हेड्स।
ऐसे ही नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को भी क्या बोल दिया उन्होंने, मेन हेड्स, कि भाई ये वाला जो पार्ट है ये है मेन हेड। क्या है, मेन हेड। और ये इक्विटी को बोला गया शेयर होल्डर्स फंड। क्या बोला गया, यानी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आएगी, इसको बोला गया शेयर होल्डर फंड। तो बेटा मुझे बताओ इक्विटी एंड लायबिलिटीज के मेन हेड्स टोटल अभी आपको कितने दिख रहे हैं, 3। कौन कौन से, शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, तीसरा करंट लायबिलिटीज। ऐसी एसेट्स के कितने मेन हेड्स दिख रहे हैं, 2। कौन कौन से, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। अब इन्होंने क्या किया कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर बहुत तरह के नॉन करंट एसेट्स आते हैं। कौन कौन से, जल्दी बोलो सर। टेंजिबल भी आते हैं, इंटेंजिबल भी आते हैं, आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसका उन्होंने सब हेड बना दिया, उसका भी एक तरीका बता दिया कि कैसे सीरीज बता दी, कैसे कैसे लिखना है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, राइट। इसी तरीके से आपके करंट जो लाइबिलिटीज होती हैं उसके भी वेरियस हेड बना दिए, कि जो छोटे समय के लिए पैसा लिया है वो अलग कैटेगरी बना दी, जो छोटे समय के लिए प्रोविजन बनाया है उसका एक अलग कैटेगरी बना दी, उन सबको क्या बोल दिए, सब हेड बोल दिए। तो अभी धीरे धीरे करके सब हेड भी पढ़ेंगे, पहले मेन हेड्स याद कर लेते हैं। तो जल्दी बोलो, बैलेंस शीट को कितने पार्ट में बांटा गया है, 2। कौन कौन से, पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज, दूसरा एसेट्स। अब मुझे बताएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज के कितने मेन हेड्स होते हैं, 1 2 3 4। बोलो जल्दी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के कितने मेन हेड्स होते हैं, 4। सर ये दूसरा कहां है, बाकी दूसरा भी न्यू बैलेंस शीट में इन्होंने जोड़ दिया है, न्यू बैलेंस शीट में दूसरा जोड़ दिया है। तो एक तरह से इक्विटी के कितने, 2, लायबिलिटीज के कितने, 2, एसेट्स के कितने, 2। तो टोटल 3 चीजें यहां पर, क्या क्या, इक्विटी, लायबिलिटीज और एसेट्स। इन तीनों के ही मेन हेड्स कितने कितने हैं, 2 2 हैं। इक्विटी के कितने मेन हेड्स, 2, लायबिलिटीज के कितने, 2, एसेट्स के कितने, 2। अभी इक्विटी के 2 कौन कौन से है वो मैं नहीं बता रहा, एक तो पता है हमें क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। लायबिलिटीज के 2 कौन कौन से हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। एसेट्स के कितने कौन कौन से 2 हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब बेटा इसी को इन्होंने थोड़ा चेंज करके बना दिया, वो भी आपको सिखाऊंगा क्या चेंज हुआ है। पहले इस बात को लिख लें अच्छे तरीके से, जो न्यू बैलेंस शीट है कैसे बांटी गई है। चलिए आप लोग ही बता दो मुझे फटाफट। सर जो हमारी न्यू बैलेंस शीट हमें सीखनी है उसको हमने लिखा यहां पर, लो जी बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के कितने हिस्से करे गए, 2। कितने हिस्से हुए बेटा, 2। जल्दी बताओ, फर्स्ट हिस्से का नाम, फर्स्ट पार्ट का नाम इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये बात क्लियर हो गई। इसका सर बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट एसेट्स, दूसरा पार्ट क्या हो गया सर, एसेट्स, ठीक। अब मैंने बताया इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर कितने मेन हेड्स आते हैं, 4, 2 इक्विटी के, 2 लायबिलिटीज के। तो इसमें सर पहला मेन हेड का नाम क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। क्या नाम है सर, शेयर होल्डर्स फंड। सर शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी के मालिक जिनके पास शेयर्स होते हैं। तो कहता है मालिकों का पैसा को ही हम बोलते हैं क्या, शेयर होल्डर्स फंड। चलिए सर दूसरा इसमें लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पूरी 12th बुक में 12th क्लास के चैप्टर जितने भी हैं उसमें सेकंड वाला पार्ट कहीं यूज नहीं होता, पर इसका मतलब समझते हैं सर। अभी हमने शेयर्स मार्केट में उतारे, लोगों ने शेयर सब्सक्राइब करे, हमने उनको शेयर्स अलॉट कर दिया, तब जाके वो मालिक बनेंगे, या हमारे शेयर्स मार्केट में उतारते ही मालिक बन गए। जब वो सब्सक्राइब करेंगे और हम उनको ऑफिशियली अलॉट करेंगे तब जाके वो शेयर होल्डर्स कहलाएंगे, राइट। अभी इसका मतलब सोचो क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा मेरे पास आ चुका है, पर अभी तक मैंने तरीके से सबको मालिक नहीं बनाया है। तो बताओ अगर वो मालिक बनेंगे तो किसका पैसा माना जाएगा, शेयर होल्डर्स का तो माना जाएगा, ठीक है। तो वो शेयर होल्डर्स अभी बने तो नहीं है, इसलिए उसको अभी अलग कर दिया। रहेगा तो इक्विटी का पैसा, पर वो भी एक्चुअल में मालिक बने नहीं है, तो उसको सेकंड कैटेगरी में बांट दिया। शेयर होल्डर्स फंड वो जो मालिक बन चुके हैं, जिनको शेयर अलॉट हो चुके हैं, और दूसरे वाला हो गया पेंडिंग अलॉटमेंट, जिनको अभी शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं, अभी शेयर्स अलॉट होना
बाकी हैं। तो इन्होंने दो कैटेगरी बांट दी इक्विटी की, एक जो एक्चुअल में मालिक बन चुके हैं और दूसरा जो मालिक बनने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? इक्विटी के दो पार्ट हो गए। तीसरा बोलो फटाफट, जल्दी बोलो। वेरी गुड, नॉन करंट लाइबिलिटीज। वेरी गुड, नॉन करंट लाइबिलिटीज। फोर्थ बोलो। वेरी गुड सर, करंट लाइबिलिटीज। क्या ये बात याद हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है साथ में? चलिए अब बात करते हैं हम एसेट्स की। तो बेटा कितने तरह के एसेट्स? दो। बताओ, पहला नॉन करंट एसेट्स, दूसरा करंट एसेट्स। अब सर इसके बाद पर आपको ना नाम याद होने चाहिए किस तरीके से बोलना है। इसको बोलते हैं पार्ट। इसको क्या बोलते हैं सर? पार्ट। ध्यान से इसको किसको बोल रहा हूं मैं? ये बोला जाएगा पार्ट वन, बैलेंस शीट का पार्ट वन। ये बोला जाएगा बैलेंस शीट का पार्ट टू। ये हो गया पार्ट फर्स्ट, ये हो गया पार्ट सेकंड। ये पार्ट फर्स्ट के ये चार क्या हो गए? मेन हेड्स। हाँ जी, क्या हो गए? मेन हेड्स। ये पार्ट टू के ये दोनों क्या हो गए? मेन हेड्स। क्या हो गए सर? मेन हेड्स। क्लियर हो रही है बात? तो जल्दी बताओ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के कितने मेन हेड्स होते हैं? चार। पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, चौथा करंट लायबिलिटीज। क्लियर है? दूसरा पार्ट क्या होता है बैलेंस शीट का? एसेट्स। उसके कितने पार्ट होते हैं? मेन हेड कितने होते हैं? दो। पहला मेन हेड नॉन करंट एसेट्स, दूसरा करंट एसेट। याद हो गया? चलो एक बार और बोल लेते हैं, आदित्य भी बोलेगा साथ में भाई, ठीक है? सबको बोलना है बेटा। मंथन आप भी बोलो, बोलो फटाफट। बैलेंस शीट के कितने पार्ट? दो। पहला पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, दूसरा पार्ट एसेट्स। पहले पार्ट के कितने मेन हेड्स? चार। कौन कौन से? पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, चौथा करंट लायबिलिटीज। दूसरा पार्ट एसेट्स। एसेट्स के कितने मेन हेड्स? दो। पहला नॉन करंट एसेट्स, दूसरा करंट एसेट्स। इतना क्लियर हो गया सर? अब इन सबके क्या होते हैं? सब हेड्स भी होते हैं। इन सबके क्या होते हैं? यानी इसका मेन हेड ये हो गए। अब मेन हेड के अंदर भी कुछ हेडिंग्स आती हैं जिसको बोल दिया हमने सब हेड्स। ठीक है? तो इन सबकी एक एक की सब हेडिंग दिखाऊं आपको। देखो, अभी हाथ हाथ समझते चलोगे तो बैलेंस शीट बनाना हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ध्यान से सुनना। पहला है हमारा शेयर होल्डर्स फंड। पहला है हमारा शेयर होल्डर्स फंड। अब ये शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है सर? मालिकों का पैसा। किसका पैसा? तो अब हम थोड़ा एनालाइज करते हैं इसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स हो सकती हैं। मालिकों का पैसा कौन सा होता है? एक तो जो उनको मालिक बना दिया, एक वो पैसा जो प्रॉफिट का है पर अभी तक हमने उनको नहीं दिया, उसका क्या बना रखा है? रिजर्व बना रखा है। क्या बना रखा है? रिजर्व बना रखा है। तो ये दो तीन पैसे किसके होते हैं? मालिकों के माने जाते हैं। तो इन्हीं मालिकों के पैसों को अलग से नाम देके इनकी क्या बना दी हमने? सब हेडिंग्स बना दी। तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कितनी सब हेडिंग्स आती हैं? तीन। पहली बोलेंगे, वेरी गुड, पहली होती है आपकी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब? जल्दी बोलो, शेयर कैपिटल का मतलब? लो जी, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर सबसे पहले क्या आया सर? शेयर कैपिटल। दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहला कौन सा हुआ? शेयर कैपिटल, जो लोग मालिक बन चुके हैं। दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है सर? ऐसे रिजर्व्स और ऐसा सरप्लस मनी जो अभी तक शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, बोलो जल्दी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है? तो ये सारी चीजें कहां आती हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस में आती हैं। और ये क्या कहलाती हैं? मालिकों का पैसा जो मालिकों को अभी तक नहीं दिया गया। इसको हमने एज अ रिजर्व अपनी कंपनी में ही अभी बना करके रोक करके रखा हुआ है। रिजर्व क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसका होता है? मालिकों का होता है। राइट? चलिए, इसके अंदर तीसरा होता है
मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव यानी जो मालिकों का पैसा पहले ही रिसीव हो चुका है पर उनको अभी तक शेयर्स नहीं दिए। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें क्या फर्क है? ध्यान से सुनो, ये है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी अभी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है, अलॉटमेंट करनी बाकी है। अभी इतने सारे जनों की एप्लीकेशन मनी आ गई पर मुझे नहीं पता मैं अभी किस किस को मालिक बनाऊंगा, तो अभी उनको मालिक बनेंगे नहीं बनेंगे कंफर्म नहीं है, इसलिए शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के मेन हेडिंग में आ रहा है। पर ऐसे जने जिनको मैंने कंफर्म कर दिया, उनके माथे पर तिलक लगा दिया, आप क्या हो? मेरी कंपनी के मालिक हो, बस थोड़े से दूर हो, थोड़े से अभी दूर हो। अभी जब मैं अपना शेयर निकालूंगा मार्केट में दोबारा तो 110% आप प्री डिटरमाइंड प्राइस पे आपको शेयर दिया जाएगा और आप ऑलरेडी कंपनी के मालिक बन जाओगे। आपको शेयर ऑलरेडी अलॉटेड है, बस अभी आप मालिक बने नहीं हो। इसका मतलब क्या है? जैसे आपने सुना है अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट क्या होता है कि भैया इसके नाम के अरेस्ट वारंट इश्यू हो गए, मान लो नकुल के नाम के अरेस्ट वारंट इश्यू हो गए, तो क्या होगा? जैसे नकुल को देखा जाएगा उसको वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाएगा, राइट? मौके पर अरेस्ट करना। तो यहां पर शेयर वारंट क्या होते हैं कि कई बार कंपनी क्या करती है, अपने कुछ प्रिय लोगों को शेयर दे रही होती है पर उसके पास शेयर खत्म हो जाते हैं, उसके पास शेयर खत्म हो जाते हैं, तो कहती है देखो आपका पैसा तो हमारे पास आ चुका है, हम आपको अभी शेयर नहीं दे सकते, पर हां हम आपको एक काम कर रहे हैं, हम आपको शेयर वारंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होगा सर? एक कागज का टुकड़ा होगा जहां पर प्रॉमिस लिखा होगा कि भैया जैसे ही मैं दोबारा शेयर मार्केट में निकालूंगा, ऑफर करूंगा, मार्केट में बाद में मिलेंगे, सबसे पहले किसको मिलेंगे? आपको मिलेंगे और आपको अलॉट भी हो जाओगे, आप तुरंत मालिक बन जाओगे। उसमें कोई दोहराई नहीं रहेगी कि मालिक बनोगे या नहीं बनोगे, कोई आप निकलते ही शेयर निकलते ही मालिक बन जाओगे। जैसे अरेस्ट वारंट होता है, दिखते ही अरेस्ट कर लो, ऐसी शेयर निकलते ही सबसे पहले आप मालिक बनोगे, वो भी किस पे? प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, आज के प्राइस पे। चाहे आज मान लो 100 रुपए का प्राइस है शेयर का, तो आप मालिक 100 रुपए के बनोगे, चाहे मैं उसका प्राइस यानी आपको 100 रुपए का ही मिलेगा शेयर या डिबेंचर, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि अगर मार्केट प्राइस उसका 150 हो गया, मैं अगली बार जो आईपीओ निकाल रहा हूं या शेयर निकाल रहा हूं वो 150 रुपए का निकाल रहा हूं, पर आपको मिलेगा कितने का? 100 रुपए का ही मिलेगा। तो प्री डिटरमाइंड प्राइस से पहले ही शेयर बेच देना एडवांस में, ठीक है? तो उसको बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट। क्या ये और ये सेम है? नहीं सर। समझ में आया डिफरेंस क्या है? ये अभी मालिक बन जाएंगे हाथों हाथ, ये कंफर्म है मालिक बनेंगे बनेंगे, पर ये मालिक बने ना बने कुछ कंफर्म नहीं है। ये मालिक बन जाएंगे इसलिए शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, और ये मालिक बनेंगे नहीं बनेंगे कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको अलग से रखा गया है। बोलो बात क्लियर? तो मेन हेड है पहला शेयर होल्डर फंड, उसके कितने सब हेड होते हैं सर? 3। कौन कौन से? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्लियर है? तो ये तीनों क्या हो गए बेटे? जल्दी बोलो, ये तीनों क्या हो गए? सब हेड्स हो गए सर। ये तीनों क्या हो गए? सब हेड्स। यहां तक कोई दिक्कत? दिक्कत यहां तक? चलिए दूसरा सर, दूसरा कौन सा है? शेयर, जल्दी बोलो, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सर इसके कितने सब हेड्स होते हैं? तो बेटा इसका कोई सब हेड नहीं होता, इसका कोई सब हेड, नो सब हेड्स, राइट? इसका कोई सब हेड नहीं होता। चलिए नेक्स्ट आओ बेटे, तीसरा कौन सा है? नॉन करंट लाइबिलिटीज। तीसरा कौन सा है? जल्दी बोलो, नॉन करंट लाइबिलिटीज। चलिए नॉन करंट लाइबिलिटीज के बेटा कितने सब हेड्स होते हैं? 4। कितने होते हैं सर? 4। अब वो कौन कौन से होंगे? आइए देखो, याद करने का तरीका भी बताता हूं।
याद कर लो, हंसना नहीं है, LOL से। लोल बोलते हो आप, LOL। पर इसमें कैसे करना है? एल से देखो क्या आएगा सबसे पहले, एल से लॉन्ग होता है हमेशा, एल से क्या रखोगे? लॉन्ग। ओ से अदर, एल से लॉन्ग, ओ से अदर। पहला हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हाँ जी, पहला सब हेड क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, फिर बीच में एक आएगा डी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट। तीसरा आएगा बेटा ओ, ओ से क्या आएगा? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और फिर से एल आ जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। चलिए बेटा बताइए, जो हमारा मेन हेड है क्या है? वो नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर कितने सब हेड होते हैं? 4। कौन कौन से? पहला बोलो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। चारों याद हो जाएंगे। अब देखो याद करने का तरीका इसमें ऐसा है, SRM, SRM यानी श्री राम मंदिर, इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, यहां पर हो गया LDOL, तो लॉट्स ऑफ लाफ, LOL, बीच में एक डी उतारना है बस आपको। ठीक है, LOL। इसी तरीके से जैसे ये LOL है, इसी तरीके से चौथा जो आपका होता है वो कौन सा होता है? जल्दी बोलो, सब हेड, मेन हेड, करंट लाइबिलिटीज। क्या होता है? करंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर भी कितने सब हेड्स होते हैं? 4। वो क्या चलेंगे? SOS, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। पहला यहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो अगर ये 4 याद होगा तो अगले 4 याद हो जाएंगे। पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो यहां क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। चलिए, इसमें दूसरा आएगा, एस के बाद क्या आता है अल्फाबेट्स में? टी आता है, तो टी से आएगा सर ट्रेड पेबल्स। ठीक है, यहां आता है LOL, यहां आएगा SOS, SOS बोलते हैं ना, इमरजेंसी वाला होता है SOS। चलिए तीसरा, ओ से जल्दी बोलो, अदर करंट लाइबिलिटीज। चलिए चौथा बोलेंगे फटाफट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। लिखो, इसे लिखो फटाफट। चलिए फटाफट बोलो जी, पहला पार्ट क्या होता है बैलेंस शीट का? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके कितने मेन हेड हो गए? 4। पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटीज, और चौथा करंट लाइबिलिटीज। अब इनके कुछ सब हेड्स होते हैं, 3044, 4 थे, इनका कोड क्या है? 3044, 3044, इजी है, 3044। तो पहला है शेयर होल्डर्स फंड, उसके कितने हैं? 3। बताओ 3 कौन कौन से हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके कितने हैं? 0। तीसरा क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसके कितने हैं? 4। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसी तरीके से आपका है करंट लाइबिलिटीज के भी कितने हैं? 4। SOS, एस के बीच में आ जाएगा टी। चलिए, एस से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, टी से ट्रेड पेबल्स, ओ से अदर करंट लाइबिलिटीज, और एस से शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इजी है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, 2 पार्ट हो गए, 4 मेन हेड हो गए, और सब हेड्स का कोड हो गया 3044। इधर हो गया SRM श्री राम मंदिर, यहां हो गया लॉर्ड्स ऑफ लाफ, यहां हो गया SOS। ठीक है, एल के बाद यहां DR है, यहां एस के बाद TR है। तो देखो ये तो मेरा लर्न करने का तरीका था।
आपका लर्न करने का तरीका अलग हो सकता है, आप अपने अलग तरीके से कुछ भी मेमोनिक्स बना के कुछ भी बना सकते हो और अपना लर्न कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए ये हमारा बैलेंस शीट के फर्स्ट पार्ट हो गया खत्म। बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट हो गया खत्म। बताइए बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट क्या होता है? एसेट्स। चलिए उस पर चलते हैं सर। दूसरा पार्ट आ गया एसेट्स। जल्दी बताओ बेटे, एसेट्स का सबसे पहला मेन हेड, बिल्कुल नॉन करंट एसेट्स। अब बेटा इसके सुनो, सब हेड्स कितने होते हैं? 5। स्पीकर के नाम कौन कौन से स्पीकर की कंपनी पता है आपको? देखो ये मेरा लर्न करने का तरीका था, मैं उस तरीके से बता रहा हूं, बाकी आप मैंने बोला जैसे मर्जी कर लो। स्पीकर की कंपनी के नाम पता है? JBL, बोट, सोनी, पैनासोनिक, एफएनडी सुना है किसी ने? एफएनडी, बस यहां पर वही लेना है। तो मैंने तो भाई मेरे देखो मेरे पास फिलिप्स के थे स्पीकर, मेरे दोस्त के पास एफएनडी के थे। ठीक है, तो जब से मैं एफएनडी के स्पीकर्स की आवाज सुन के आया तो मैं हर किसी को बोलता हूं क्या लो? एफएनडी लो, है ना? किसके स्पीकर्स लो? एफएनडी के स्पीकर्स लो। अब यहां पर 5 होते हैं सब हेड्स, कितने होते हैं? 5। FNDLO, FND लो। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से मैंने याद किया था इसे। अब आ जाओ सर, यहां पर सबसे पहला मेन हेड होता है F से। बेटा पर उसका नाम चेंज हो गया, बात ये है F से होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अब सोचो नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स में होते हैं ना लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट देते हैं उन्हें फिक्स्ड बोल देते हैं, जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं उन्हें करंट बोल देते हैं, राइट? तो फिक्स्ड एसेट्स का इन्होंने नाम चेंज कर दिया, फिक्स्ड एसेट्स का नाम बोल दिया इन्होंने PPE। क्या बोल दिया? PPE। ठीक है, PPE यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स का नाम चेंज क्या हो गया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो इसमें पहला आपका सब हेड हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो ये आपको और कुछ नहीं फिक्स्ड एसेट्स ही हैं, ब्रैकेट में आपकी याददाश्त लिख रहा हूं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी, दूसरा एन, एन से आएगा बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। डी से क्या आएगा सर? डी से वहां डेफर्ड था, राइट? तो यहां आएगा डेफर्ड, जल्दी बोलो, टैक्स एसेट्स नेट। चलिए FND हो गया। अब मुझे बताइए फटाफट एल से क्या होगा? एल से बताया सर आपने लॉन्ग याद रखना है, कुछ टर्म्स याद रखो। एल से लॉन्ग, एस से शॉर्ट, ठीक है, एल से लॉन्ग, एस से शॉर्ट, ओ से अदर, ओ से अदर, डी से डेफर्ड, ये चीजें याद रखो। तो यहां पर क्या रहा है? FNDL, एल से क्या आएगा? लॉन्ग, लॉन्ग, जल्दी बोलो क्या होगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो इनका भी मतलब बताऊंगा आपको। चलिए ई पार्ट क्या होगा? FND लो, LO, ओ से क्या आएगा? अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। क्लियर हो रही है बात? तो इसके कितने हो गए सर? 5। ठीक है, अब अगला चलते हैं सर। लास्ट कौन सा बच गया? जल्दी बोलो। हाँ जी, करंट एसेट्स। अब इसके कितने सर हेड सब हेड्स होते हैं? जल्दी बोलेंगे। हाँ जी, 6। कितने होते हैं सर? 6। तो कोड क्या हो गया सब हेड्स का? 304456, 304456। बात क्लियर होगी? चलिए 5 हो गए, 6। अब 6 का मैंने कैसे है भाई? गाड़ी में स्पीकर्स लगाते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? गाड़ी सीट बेल्ट लगाओ। ठीक है, तो हम बोलेंगे सीट कसो। क्या बोलेंगे? आप कुछ और भी बना सकते हो, मैंने फिर बोला ये मेरा तरीका था, सीट कसो, पर स्पेलिंग अलग है। ठीक है, CITCSO, CITCSO। ठीक है जी, आइए सर CITCSO
मैंने बोला CITCSO। चलिए अपने आप आपको याद हो जाएगा। चलिए सी से यहां था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो यहां आएगा सर करंट इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा आई से सर इन्वेंट्रीज। सर टी से ट्रेड रिसीवेबल्स। डी से सर यहां था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहां हो जाएगा ऐसे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है जी, एक चीज रह गई, एक मिनट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर करंट एसेट्स। बोलो बात क्लियर है? तो बेटे ये आपकी पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है, पर अभी तक हमने फॉर्मेट में नहीं डाली है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करेंगे, उससे पहले इसका मतलब समझा देता हूं सबके। आ जाओ सर, एसेट्स से स्टार्ट करते हैं। एसेट्स क्या है? बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट। एसेट्स क्या है? बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट। एसेट्स के मेन हेड्स दो हो गए, कौन कौन से? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के सब हेड्स कितने हैं? 5। करंट एसेट्स के सब हेड्स कितने हैं? 6। अब इनका मतलब समझ लो बेटा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब होता है इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो हमारी टेंजिबल नेचर की हो चाहे इनटेंजिबल नेचर की हो, सारी आ जाएंगी। प्लांट जैसे वाटर प्लांट हो गया, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, उनके जो प्लांट्स लगते हैं, मतलब जो अलग अलग मशीन क्या करी जाती है? इंस्टॉल करी जाती है, उनको असेंबल किया जाता है, उसके बाद एक वो बड़ी मशीन बन जाती है, तो उस बड़ी मशीन को बोलते हैं प्लांट। ग्रुप ऑफ मशीनरीज को बनाकर एक बड़ी मशीन बनती है, उसको बोलते हैं प्लांट। ठीक है, उसके बाद इक्विपमेंट्स। कई बार क्या होता है, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं बड़े बड़े, जो हमें उसको मशीनरी को रन करने के लिए चाहिए होते हैं, उसको सपोर्टिंग मशीनरीज होती हैं, उसको बोलते हैं इक्विपमेंट्स। तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया? सारी चीजें इंक्लूड कर दी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। इसके सब टू सब हेड्स भी 4 होते हैं। कितने होते हैं सब टू सब हेड्स? 4। ये हो गया मेन हेड, ये हो गया सब हेड। इसके 4 क्या होते हैं? सब टू सब हेड्स होते हैं। वो क्या होते हैं? पहला टेंजिबल एसेट्स, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और चौथा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। यानी टेंजिबल इंटेंजिबल का फर्क है, वो भी आपको लिखवा देंगे। ये बात समझ में आ गई? पहला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो हमने लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे वो इक्विटी में कर रखा हो यानी शेयर्स में कर रखा हो, एफडी में कर रखा हो, ठीक है, डिबेंचर्स में कर रखा हो, बॉन्ड्स में कर रखा हो, गोल्ड में कर रखा हो, किसी और कंपनी में कर रखा हो, ठीक है, कहीं पर पैसा लगा रखा हो, उसको बोलते हैं हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो 12 महीने से ऊपर के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तीसरा डेफर्ड टैक्स एसेट, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। होता क्या है, 2 तरीके से अकाउंटिंग करी जाती है। ठीक है, एक करी जाती है कंपनी अपने तरीके से करती है, एक टैक्स के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूं कि भाई मैं तो एसएलएम मेथड लगाऊंगा, तो मैंने अपने अकाउंटिंग किस अकॉर्डिंग करी होगी? एसएलएम मेथड के। अब जो ऑडिटर आया उसने कहा कि नहीं, आपकी बुक्स इस रूल में फॉलो करती है, जो आपकी कंपनी की सेल्स है, आपकी कंपनी इतनी बड़ी है कि उसको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको WDV मेथड लगाना पड़ेगा। मैंने कौन सा लगाया? एसएलएम। उन्होंने कहा कौन सा लगाना पड़ेगा? पर मेरी ईगो हर्ट हो रही है, नहीं भाई साहब WDV के हिसाब से टैक्स ले लो आप, पर मैं अपनी बुक्स किस पे मेंटेन करूंगा? एसएलएम पे। अब बेटा हमें पता है एसएलएम पे टैक्स, सॉरी एसएलएम में डेप्रिसिएशन क्या लगता है? ज्यादा लगता है। जितना डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा उतना प्रॉफिट कम आएगा, और जितना प्रॉफिट कम आएगा टैक्स उतना कम देना पड़ेगा। और WDV में उल्टा होता है, WDV में डेप्रिसिएशन कम लगता है, तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो यानी अब मैं ऑडिटर की सुनूंगा तो टैक्स मुझे ज्यादा देना है और मेरे अकॉर्डिंग कम देना है, तो मैं देना मुझे कौन सा पड़ेगा? जो मैं चाहता हूं वो, या जो ऑडिटर ने बोला है? तो मैंने क्या दिया? कम दिया ज्यादा दिया? ज्यादा दिया, पर मैंने अपनी बुक्स में क्या दिखाऊंगा? कम दिखाऊंगा। और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो मैं क्या बोलूंगा? मुझे ये पैसा लेना है, मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो बन जाता है मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट्स। क्या बन जाता है? क्योंकि जो टैक्स का डिफरेंस है वो मुझे गवर्नमेंट से वापसी लेना है। सर वापसी मिल जाता है? बाकी बेटा वापसी नहीं मिलता। अगर आप देखोगे एसएलएम में क्या होता है, कुछ ईयर्स बाद वैल्यू खत्म हो जाती है, उसमें तेजी से मशीनरी राइट ऑफ हो जाती है, और WDV में क्या होती है? धीरे 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 राइट ऑफ होती है।
और दोनों का आप टोटल लगाओगे डेप्रिसिएशन उतना ही बैठता है। बताओ लास्ट डेप्रिसिएशन कितना लग सकता है टोटल, जितनी कॉस्ट है। कॉस्ट से ज्यादा डेप्रिसिएशन तो लग नहीं सकता, तो एसएलएम में भी जितनी कॉस्ट होता है डेप्रिसिएशन लगेगा, और डब्ल्यूडीवी में भी उतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा जितनी कॉस्ट है। बस एसएलएम में जल्दी जल्दी डेप्रिसिएशन लग रहा है, डब्ल्यूडीवी में धीरे धीरे लगता है। तो टोटल मिला के जो डेप्रिसिएशन है, जो प्रॉफिट हम बचाने का पार्ट कर रहे हैं, वो तो सेम ही आएगा, पर वो हम पहले ले रहे हैं, हमें मिल बाद में, डिफरेंस इतना है। तो ये आपस में हम क्या करते रहते हैं, सेटल करते रहते हैं। आपको से तो बेवकूफी वाली बात है, ऐसा कर ही क्यों रहे हो, ना कि ये कंपनी का अपनी चॉइस होती है, या तो ऑडिटर के हिसाब से कर ले जो गवर्नमेंट ने बोला है, और अपने हिसाब से करना तो फिर ये डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर मान लो पूछ भी लिया तो हम बोलेंगे एवरी ईयर अकाउंटिंग, ठीक है, एवरी ईयर अकाउंटिंग इनकम इज कंपेयर्ड विद टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग इनकम अलग होगी, टैक्सेबल इनकम अलग होगी, दोनों को कंपेयर किया जाता है, जो दोनों का डिफरेंस होता है वही कहलाता है हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट या फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। अब ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं, जो हमने लोन ले रखे हैं वो नहीं है, ये एडवांस जो हमने लंबे समय के लिए किसी को उधारी पैसा दे रखा है, किसी को लोन दे रखा है, या किसी को हमने मशीनरी खरीदने का एडवांस दे रखा है, या गुड्स खरीदने का एडवांस दे रखा है लंबे समय के लिए, ठीक है, तो वो हमारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस में। अब जो चीजें इन चार कैटेगरी में नहीं आ पाती, जो चीजें इन चार कैटेगरी में नहीं आ पाती, वो हो जाती हैं अदर नॉन करंट एसेट्स में। बोलो बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से आपकी है करंट एसेट्स, इसके 6 पार्ट हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी वही है जो पैसा मैंने इन्वेस्ट कर रखा है शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, पर उसका पैसा मुझे इस करंट ईयर में मिल जाएगा, यानी कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन नियर फ्यूचर। ठीक है, यानी जो 3 महीने 4 महीने में या इस साल के अंदर अंदर पैसा हमें वापसी मिल जाएगा, यानी मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है एक तरह से। कैसे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज क्या होती है, इन्वेंट्रीज को बेटा स्टॉक बोलते हैं, सोचो सुना होगा आपने स्टॉक, है ना, जो हमने माल स्टॉक करके रखा हुआ है उसका नाम होता है इन्वेंट्रीज। अब ये सर कौन कौन सी होती हैं स्टॉक, सर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, लूज टूल्स वगैरह सब इसके अंदर आते हैं इन्वेंट्रीज के अंदर। अब ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं सर, ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड के दौरान जो पैसा रिसीव करना बाकी है, क्या होते हैं सर, डेटर्स। हमने सामान उधारी बेचा, डेटर और क्रेडिटर कब बनते हैं, जब हम ट्रेड करते हैं, उधारी सामान ले लिया, उधारी सामान दे दिया, तो जब मैंने उधारी सामान बेचा तो जो मुझे पैसा लेना बाकी है उसमें 2 चीजें आती है, एक आते हैं डेटर्स, और अगर हमने साइन करा ली तो बन जाता है बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल बन जाता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। बोलो बात क्लियर। इसी तरीके से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश क्या होता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं सर, जो कैश के समान होते हैं, जो कैश के मतलब सर जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं नियर फ्यूचर में। जैसे आपने कोई टर्म डिपॉजिट करा रखा है बैंक के साथ, 3 महीने का डिपॉजिट करा दिया आपने, आपको पता है एफडी 1 साल की नहीं, 3 महीने 2 महीने की भी होती है एफडी। अगर आपने 3 महीने की एफडी करा रखी है तो ये आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगी कितने महीने के अंदर, तो जो पैसा 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकता है उसको बोलते हैं हम कैश इक्विवेलेंट। कैश के समान ही तो हो गया, 3 महीने के अंदर कैश निकाल लो फटाफट। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है जो हाथों हाथ बेच सकते हैं, आज बेचा हाथ आज ही पैसा मिल जाएगा, तो भाई वो क्या है, कैश ही तो है मेरा। या मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब मैं किसी को पेमेंट करनी है तो मैं वो शेयर है मैंने खरीद रखा है, आज बेचूंगा आज पैसा मिल जाएगा, तो मैं तो किसी को शेयर दे दूं तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, बेच, और आज शेयर किसी को बेच सकता हूं तुरंत, अपना पोर्टल खोला बेच दिया, पैसा कब आएगा, आज ही आएगा, कल परसों में आएगा, आज ही आ जाएगा, तुरंत पैसा आ जाएगा, तो कैश के समान ही तो होगा, जब मर्जी यूज कर लो। ठीक है, तो ये कैश एंड कैश शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जिसको मैंने छोटे समय के लिए 1 साल के अंदर अंदर के लिए किसी को लोन दे रखा है या एडवांस दे रखा है, वो आ गया हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। और अदर करंट जो इसमें नहीं आ पाता वो आएगा अदर करंट एसेट में। सर जैसे मान लेते हैं, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, एडवांस एक्सपेंसेस, मैंने क्या बोला, या प्रीपेड एक्सपेंसेस। आप बोलो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या मेरी एसेट होती है नहीं होती, होती है। जैसे रेंट किया जाता है, एडवांस दिया जाता है, मैंने एडवांस रेंट दिया, मेरी एसेट है ना, मेरी एसेट है, इस महीने का मुझे यूज करना है, तो मुझे बताओ क्या वो मेरी इन्वेस्टमेंट है कोई, नहीं सर, एडवांस रेंट इसमें तो नहीं आएगा। क्या वो मेरा स्टॉक है, इसमें भी नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवेबल किसे पैसा लेना बाकी है, नहीं सर, इसमें भी नहीं आएगा।
कैश एंड कैश, क्या कैश के समान है? मैंने 2 दिन यूज कर लिया, कहूं भाई बाकी का रेंट दे दे? नहीं सर, कैश में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, राइट? क्या शॉर्ट टर्म लोन है, मैंने लोन ले रखा है, दे रखा है कोई किसी को? नहीं सर, लोन भी नहीं दे रखा उसको मैंने, ठीक है? क्या मैंने कोई एडवांस दे रखा है कि मुझे पैसा वापसी मिल जाएगा? नहीं सर, वो पैसा वापसी नहीं मिलेगा। अब क्या, तो इस किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो किस में आएगा? अदर करंट एसेट में आएगा। बोलो बात क्लियर? अब सर पेपर में ये 3rd बुक का 1st चैप्टर का टॉपिक है, सुन लो मेरी बात। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, बोलेगा सर कैश इन हैंड का मेन हेड और सब हेड बताओ। कैश इन हैंड कहां आएगा आप बताओ आदित्य, कैश इन हैंड कहां आएगा इन सब में? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये क्या है सर, ये क्या है? जल्दी बोलो, ये क्या है मेरे? सब हेड्स है। और ये क्या है मेरा? मेन हेड। तो इसने पूछा कैश इन हैंड कहां आएगा, तो कैश इन हैंड का मेन हेड क्या हो गया? करंट एसेट। सब हेड क्या हो गया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब उसने पूछा डेटर का मेन हेड और सब हेड बताओ। डेटर, डेटर सोचो, अब सिंपल याद करने का तरीका पता क्या है इसे? अब सोचो डेटर क्या होती है मेरी? एसेट होती है। एसेट 2 तरह की होती है, नॉन करंट या करंट। अब बताओ डेटर क्या है? करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है? करंट एसेट है, मेन हेड मिल गया सर, करंट एसेट। अब डेटर किस में आएगा? ट्रेड रिसीवेबल्स। तो डेटर का मेन हेड क्या हो गया? करंट एसेट्स। सब हेड क्या हो गया? ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लियर हो रही है बात? अब उसने बोला वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये तो स्टॉक होता है। स्टॉक क्या होता है? करंट एसेट। मेन हेड करंट एसेट्स, सब हेड इन्वेंट्रीज। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, इस तरीके से हमें ये करना है। दूसरा, अब मान लो ये बोलता है कि भाई मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, किसी कंपनी के, तो यानी मैंने उस कंपनी में क्या कर दी? इन्वेस्टमेंट कर दी। डिबेंचर्स इशू करे या खरीदे हैं? तो मैंने इन्वेस्ट किया है या उधार लिया है? इन्वेस्ट किया है। डिबेंचर लंबे समय के लिए होते हैं, शॉर्ट समय के लिए होते हैं? तो मेरी बोरिंग्स हो गई कौन सी? लॉन्ग टर्म। बोरिंग्स हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई? इन्वेस्टमेंट हो गई लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? नॉन करंट एसेट। सब हेड क्या हो गया? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला कंप्यूटर, कंप्यूटर कहां आएगा? कंप्यूटर क्या है? नॉन करंट एसेट है। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। गुडविल नॉन करंट एसेट है, किसमें आएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। बात क्लियर हो रही है? मेन हेड सब हेड बता दोगे, ठीक है? अभी जब 3rd चैप्टर करेंगे तब आपको और अच्छे से बताऊंगा सब हेड्स याद कैसे होंगे, ठीक है जी? चलिए अब इधर आ जाओ जरा, इनके मतलब भी समझ लो फटाफट। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल क्या हो गया? मालिकों का पैसा जिसको मालिक बना दिया। रिजर्व्स एंड सरप्लस, मालिकों का पैसा जो भी कंपनी में रिजर्व करके रखा हुआ है उनको दिया नहीं है। शेयर रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, मालिकों का पैसा पहले ही आ गया, बस उनको मालिक बनाना रह गया है, बाकी ऑलरेडी वो मालिक बन चुके हैं, बन जाएंगे, कंफर्म है, ठीक? दूसरा इसका सर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, अभी पता नहीं है मालिक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हो तो सकता है सारा का सारा पैसा वापसी भी करना पड़ जाए, ठीक है? ये हो गया सर, समझ में आ गया इक्विटी का पार्ट। ये दोनों इक्विटी के पार्ट है, ये दोनों लायबिलिटीज के पार्ट है। लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो मैंने लंबे समय के लिए उधार ले रखा है, जैसे डिबेंचर्स। अब सोचो डिबेंचर्स कहां शो करते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज। मेन हेड हो गया, सब हेड क्या हो गया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्लियर हो रही है बात? चलिए उसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, सर जो लायबिलिटीज इसमें नहीं आएंगी वो कहां आ जाएंगी? यहां आ जाएंगी। ऐसी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होते हैं? प्रोविजन क्या होते हैं? जो फ्यूचर में खर्चा होने वाला है या फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसके लिए मैं पैसा अभी से क्या करने लगता हूं? सेव करने लगता हूं, उसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन या शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जैसे प्रोविजन फॉर वारंटीज, वारंटी क्या होती है? 1 साल की होती है लगभग, पर वो अभी देनी है नहीं देनी पता नहीं, तो उसके लिए देनी ही पड़ सकती है, ठीक है? तो आप शॉर्ट टर्म, अगर लंबे समय के लिए वारंटी दी, आपने 2 साल 3 साल की वारंटी दी है, कहीं पे 2 साल 3 साल की भी आती है, तो 2-3 साल वारंटी की दी है, तो वो आपकी क्या हो गए? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगर आपने छोटे दी है वारंटी तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बात क्लियर हो रही है? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो हर साल चार्ज होता है, तो कौन सा जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स हर साल दिया जाता है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है? प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट या प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी,
ग्रेचुटी क्या होती है? जब बंदा रिटायर होता है कंपनी से, उसको दिया जाता है ग्रेचुटी, है ना। रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं जो लास्ट में दिया जाता है, उसके लिए पैसा हम अभी से सेव कर रहे हैं, तो वो अभी देना है, बाद में देना है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो अगर उसने बोला प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी या प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट, तो आप क्या बोलोगे? नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसने बोला प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आप क्या बोलोगे? करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लियर हो रही है बात? उसने बोला क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटी होती है सर, करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल्स। क्लियर हो रही है बात? अब ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या आएगा सर? जो छोटे समय के लिए पैसा उधारी लिया है, बैंक से लोन ले लिया 6 महीने का या 1 साल का, ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। बैंक ओवरड्राफ्ट, पैसा नेगेटिव चला गया, कुछ समय के लिए बैंक से उधार ले लिया, तो वो क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब डिबेंचर्स मैंने आपको बताया था, याद करो, डिबेंचर्स अगर मुझे 5 साल बाकी है भी देना, पेमेंट करना, तो वो क्या है मेरे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 4 साल बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, 3 साल बाद पे करना है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, 2 साल बाद पे करना है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अब 1 साल बाद पे करना है, इस साल पे करना है, तो वहां से उठाकर इसको हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में लिख देंगे। लिखवाया था तो डिफरेंस कराया था शेयर और डिबेंचर में कहां शो करते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जो होते हैं, वो जिस साल रिडीम होने होते हैं, जिस साल पेमेंट करनी होती है, उस साल वो करंट लायबिलिटीज के शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग बताना सर, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कहां आएगा? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल करंट लायबिलिटी है सर, करंट लायबिलिटी मेन हेड तो चल गया, सब हेड क्या होगा? बोरिंग, उधार लिया मैंने, अदर करंट लायबिलिटीज। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले से मैंने कुछ पैसा उधार लिया क्या? नहीं सर, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में नहीं आएगा। ट्रेड पेबल, कोई सामान उधार लिया जिसका पैसा वापसी करना है? नहीं सर। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहीं पैसा सेव किया है? नहीं सर, तो मेरा आएगा वो अदर करंट लायबिलिटीज में। बोलो बात समझ में आ रही है? तो आइए फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बैलेंस शीट के कितने पार्ट? 2। कौन कौन से? इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के कितने मेन हेड्स? 4। कौन कौन से? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। एसेट्स के कितने मेन हेड्स? 2। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। सब हेड्स का कोड 304456। चलिए, पहला सब हेड क्या है? शेयर होल्डर्स फंड, उसके कितने? 3। SRM श्री राम मंदिर। चलिए, S से शेयर कैपिटल, R से रिजर्व एंड सरप्लस, M से मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के कितने? 0। तीसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी कितने? 4। LDOL, L से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, D से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, O से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिर L से लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, फिर आगे हमारा करंट लायबिलिटीज, उसके कितने? उसके भी 4। STOS, S से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, T से ट्रेड पेबल्स, O से अदर करंट लायबिलिटीज, और फिर दोबारा S शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्लियर है? अब दूसरा पार्ट आ गया एसेट्स। एसेट्स के कितने मेन हेड से? 2। पहला नॉन करंट एसेट्स, उसके कितने सब हेड्स? 5। F&D F से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा N नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, D से डेफर्ड टैक्स एसेट्स, L से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, O से अदर नॉन करंट। क्लियर होगी? अदर नॉन करंट एसेट्स। दूसरा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के कितने? 6। CIT CSO, C से करंट इन्वेस्टमेंट्स, I से इन्वेंट्रीज, T से ट्रेड रिसीवेबल्स, C से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, S से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, O से अदर करंट एसेट्स। आधा तो मेरे आई होप मैंने याद करा दिया होगा, बाकी थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। सर ये सीरियल वाइज याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल सीरियल वाइज याद करने पड़ेंगे, ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाएगा, स्टेट सब हेड्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो कितने सब हेड्स लिखोगे? 4। 1 2 3 4। अब अगर आपने पहले लिखा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और फिर लिख दिया आधा करंट लायबिलिटीज, तो आधा नंबर वहीं कट जाएगा। एक नंबर के क्वेश्चन में आधा नंबर, सीरियल नंबर गलत करने का आधा नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है?
तो यानी सर ये भी आपको सीरियल वाइज याद करने पड़ेंगे। मैं पागल नहीं हूं जो मैंने यहाँ पर LDOL करके लिखवाया, मैं पहले LOL फिर D ऐसे कुछ लिखवा सकता था, बता सकता था आपको याद करने का तरीका, ठीक है। वरना नहीं तो मैं अगर इसको अलग से करूं, ऊपर नीचे कर सकता होता तो बहुत अच्छी अच्छी बन जाती, ठीक है, पर ऊपर नीचे नहीं कर सकते। मैंने कुछ बच्चों को सुना है वो बहुत अच्छी अच्छी बना देते हैं कुछ, और कोई डबल मीनिंग में बना देता है इन सबका, ठीक है, कोई कैसे बना देता है, कुछ टीचर्स ऐसे भी याद कराते हैं, कुछ ऐसे करके गर्लफ्रेंड था बॉयफ्रेंड था ये वो पता नहीं कैसे कैसे बना देते हैं, ठीक है। तो जो मुझे सिंपल और इजी लगा वो मैंने करा दिया, बाकी आप लोग अपने तरीके से बना सकते हो, ये ट्रिक आप बना सकते हो अपने लिए, ठीक है। चलिए सर अब बैलेंस शीट तो बना लें, बैलेंस शीट का सारा पार्ट याद कर लिया पर बैलेंस शीट तो बना ही नहीं। आओ सर देखते सर बैलेंस शीट कैसे बनती है। सर सुनिए मेरी बात, अभी तक बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल बनती थी, अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी, वर्टिकल, यानी पूरी लंबी बैलेंस शीट बनाई जाएगी यहां पर, ठीक। तो सर क्या ये मेरी बैलेंस शीट काम आएगी, बस नहीं सर इसको बड़ा करना पड़ेगा, अभी करते हैं, रुको पहले छोटा कर लें एक बार। आगे को पहले फॉर्मेट बना देते हैं फटाफट से। आओ सर बैलेंस शीट बन के तैयार। सर सबसे पहले यहां लिखा जाता है हमारा पर्टिकुलर्स, क्या आएगा सर, पर्टिकुलर्स, फिर आएगा सर नोट नंबर, फिर आएगा अमाउंट, ठीक है जी। ये हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पूरा वर्टिकल बनेगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं होती, ठीक है जी। चलिए सर पहला पार्ट बैलेंस शीट तैयार हो गई, बैलेंस शीट का पहला पार्ट, बैलेंस शीट एज ऑन। चलिए यहां पर लिखेंगे पहला पार्ट कौन सा होता है, बोलो जी फटाफट, इक्विटी एंड, फटाफट लिखवा दोगे मेरे साथ, चलिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, देखते हैं कौन फटाफट बताता चलता है। इसके अंदर पहला मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड, चलिए शेयर होल्डर्स फंड के अंदर मेन हेडिंग सब हेडिंग शेयर कैपिटल, दूसरा वेरी गुड, दूसरा आएगा सर रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा बोलेंगे सर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। समझ में आ रही है कैसे बनेगी बैलेंस शीट, जो चीजें सारी सारी यहां आ जाएंगी अब उस तरीके से। अब सर दूसरा जल्दी बोलेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है सर, इसके कितने सब हेड, जीरो, तो सर इसका कोई सब हेड नहीं होगा। तीसरा बोलेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, चलिए इसके कितने सब हेड्स होते हैं सर, चार, पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, चलिए दूसरा वेरी गुड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट, तीसरा वेरी गुड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, चलिए सर फोर्थ
लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद सर फोर्थ करंट लाइबिलिटीज, ये फोर्थ मेन हेड हो गया। इसके कितने सब हेड्स होते हैं सर? 4। चलिए अब ये चारों सब हेड आदित्य बताएगा। आदित्य पहला सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, दूसरा ट्रेड पेबल्स, तीसरा अदर करंट लाइबिलिटीज, चलिए फोर्थ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सर ये पहला पार्ट खत्म। अब देखो बैलेंस शीट का पहला पार्ट यहां खत्म हुआ। अभी देखो अभी नीचे रहता है ना? पहला पार्ट खत्म हुआ तो सर क्या लिखेंगे यहां पर? टोटल। ठीक है जी। बैलेंस शीट का पहला पार्ट यहां पर आगे अमाउंट आता रहता है इनका। ठीक, अमाउंट आने के बाद यहां आ गया टोटल। अब टोटल के बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा, कौन सा? एसेट्स। क्लियर हो रही है बात? चलिए सर एक मिनट। आ जाओ जी, आ जाओ फटाफट। दूसरा पार्ट सर एसेट्स। हाजी, एसेट्स के अंदर सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। चलिए सर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहला, वेरी गुड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। सर अब इसके अंदर सब हेड्स आते हैं, ध्यान रखना। पहला टेंजिबल एसेट्स, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चौथा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है सर। अब इनका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। टेंजिबल एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, इसकी फिजिकल एक्सटेंस होती है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, बिल्डिंग एंड ऑल। इंटेंजिबल एसेट्स जिसको मैं टच नहीं कर सकता, मेरे सॉफ्टवेयर्स, गुडविल, सॉफ्टवेयर्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ठीक है, ये सब आपके परमिशन, लाइसेंसेस, रॉयल्टी, ये सब आ गया आपके इंटेंजिबल एसेट्स में। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? अभी बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई है, उस पर अभी काम चल रहा है। जैसे जमीन खरीद ली, उस पर अभी कुछ पार्ट बन गया, तो पूरी बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, काम चल रहा है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी इंटेंजिबल एसेट बनी नहीं है, कुछ पैसा चला गया है, अब वो मेरे नाम से अभी होने वाली है, प्रोसेस में है, तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। बात क्लियर हो रही है? अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आते हैं पेपर में। वो पूछता है वर्क इन प्रोग्रेस, तो बच्चों को यह ध्यान आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस जैसा है उसको मेन हेड बता देते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, और सब हेड बता देते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि हो जाता है गलत। ठीक है, क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस पूछा है उसने, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं पूछा। ये यहां पर आता है आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो कैपिटल मतलब एसेट का जो काम चल रहा है अभी। और वर्क इन प्रोग्रेस आपका होता है इन्वेंट्रीज का पार्ट। वर्क इन प्रोग्रेस किसका पार्ट होता है? इन्वेंट्रीज का पार्ट। बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो गई? चलिए दूसरा बी पार्ट,
जल्दी बोलें, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तीसरा, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट। चलिए चौथा, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। चलिए फिफ्थ, अदर नॉन करंट एसेट्स। चलिए अब आ जाएंगे सर दूसरे पार्ट, दूसरा मेन हेड कौन सा है इसका? हाँ, करंट एसेट्स। चलिए सर, करंट एसेट्स के कितने सब हेड्स होते हैं सर? 6। पहला बोलो, वेरी गुड, करंट इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा, इन्वेंट्रीज। तो वर्क इन प्रोग्रेस पूछेगा तो मेन हेड करंट एसेट्स, सब हेड इन्वेंट्रीज। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पूछेगा तो मेन हेड नॉन करंट एसेट्स। क्लियर हो रही है बात? और सब हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। चलिए तीसरा बोलो, ट्रेड रिसीवेबल्स। जल्दी बोलो। फोर्थ, वेरी गुड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। पांचवा बोलो जी, फिफ्थ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्ट, अदर करंट एसेट्स। अब सर लास्ट में क्या आ जाएगा? अगेन टोटल। ये आपकी बन गई पूरी बैलेंस शीट। अब बताओ, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है? वर्टिकल। ये है न्यू फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, जो आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा अगर नंबर लाने हैं तो। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में किस तरीके से आ सकता है इससे, ये थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बता रहा हूं। 3 नंबर में कैसे आएगा? कोई भी आपसे 3 आइटम पूछ लेगा और बोलेगा उसका मेन हेड और सब हेड बताओ। आधा आधा नंबर मेन हेड, आधा आधा नंबर सब हेड, 6 नंबर हो गए। ठीक है, नहीं तो पूछ लेगा 6 आइटम्स और कहेगा सिर्फ मेन हेड बताओ, तो वो आपका आधा आधा का हो गया। कितने हो गए? 3 मार्क्स। तो 3 नंबर का, फिर 1-2 नंबर के प्रॉफिट एंड लॉस से आ जाएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे मेन हेड और सब हेड वाले। ठीक है, अब ये कराया क्यों है सर? ध्यान से सुनो, ये सारे हो गए मेन हेड इसमें। अब सर यहां होता क्या है, ध्यान से सुनिए तभी समझ में आएगा। अब ये नोट नंबर क्यों दिया है सर? ध्यान से सुनो, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब शेयर कैपिटल है, कराया था शेयर कैपिटल का। अब शेयर कैपिटल का यहां पर डायरेक्ट अमाउंट लिखा जाता है, डायरेक्ट। पर सर शेयर कैपिटल के अंदर तो 3 होती हैं। जल्दी बोलो, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो वो तीनों यहां पर नहीं दिखाई जा सकती। वो कहता है इसको मत खराब करो, मेरा बैलेंस शीट प्रॉपर इसी तरीके से रहने दो। ठीक है, तो कहता है सर फिर ये 3 चीजें कहां दिखाएं? तो बोला कि आपको इसका एक पार्ट और बनाना पड़ेगा। जो इसका पार्ट है वो वर्किंग नोट नहीं है, वो मेन पार्ट है बैलेंस शीट का। वो बैलेंस शीट को सपोर्ट करता है, जिसका नाम है नोट्स टू अकाउंट्स। ये अकाउंट्स हैं, उसके नोट्स, वर्किंग नोट्स नहीं है, मेन नोट्स हैं। मेन आंसर का पार्ट बनता है। सर उसको कैसे बनाते हैं? तो बेटा जी देखो, वो कहेगा, ध्यान से सुनो, कहता है कि शेयर कैपिटल में
शेयर कैपिटल में जो भी अमाउंट आया, हाजी, शेयर कैपिटल का जो भी अमाउंट आया, सुनो भाई, आप आज जाकर के किसी कंपनी की बैलेंस शीट डाउनलोड करना। हाँ भाई, अभी आपका अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट भी मिलेगा, किसी कंपनी की बैलेंस शीट जाकर डाउनलोड करना, बिल्कुल सेम फॉर्मेट मिलेगा और उसके साथ साथ उसके नोट्स टू अकाउंट्स भी मिलेंगे, प्रोजेक्ट बनाने में भी आपको हेल्प मिलेगी। सुन लो, अब वहां शेयर कैपिटल ये दे दिया, अब आपको उस कंपनी का जानना है भैया ऑथराइज्ड कितनी है, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब्ड कितनी है, तो उसके यहां पर ना दे रखा होगा नोट नंबर 1। क्या दे रखा होगा? नोट नंबर। तो कहेगा भैया देखो ये कैसे कैसे अमाउंट आया, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है नोट्स टू अकाउंट्स में, तो वहां चले जाओ, वहां जाकर के देख लो। तो अब क्या होगा सर, इसके लिए मेन आंसर में मेन पार्ट होता है इसका, जिसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, और सर इसके अंदर ये नोट्स टू अकाउंट्स बनाए जाते हैं। आई होप इतना देखने के बाद आप सीरियसली पढ़ना शुरू कर दोगे। कुछ जने कह रहे हैं सर अब तो हम सोच रहे पढ़ना छोड़ दें, है? चलो कोई बात नहीं बेटा, अब सोचो फिर अभी छोड़ दोगे तो ग्रेजुएशन में क्या करोगे? ग्रेजुएशन में हैवी हैवी करना है। आ जाओ। क्या सर कॉमर्स इजी समझने की गलती कर दी है? चलिए बेटा, यहां आता है नोट नंबर, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया डिटेल, ये हो गया, ये हो गया आपके नोट्स टू अकाउंट। अच्छा जरा बताना, अभी तक हमने 11th क्लास में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा था ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें 3 चीजें बनाते थे, क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 3 पार्ट थे वहां सोल प्रोप्राइटरशिप में, कौन कौन से मेन थे या वर्किंग नोट थे? कौन कौन से? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, 3 चीजें मेन थी। ऐसे ही कंपनी की जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसके अंदर 4 चीजें बनती है मेन में, वहां 3 बनती थी, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट 3 बनती थी मेन में। यहां पर कितनी चीजें बनती है मेन में? पहला होता है बैलेंस शीट, दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरी मेन स्टेटमेंट बनती है नोट्स टू अकाउंट्स, और चौथा बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, आओ सर कर रहा हूं, बस 10-15 मिनट और दे दो मेरे को। सुन लो, सुनो, शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? यहां गए नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक, यहां पर लिखो, इधर देखो, यहां लिखोगे नोट नंबर 1। अब नोट नंबर जो यहां डाला वो उसके सामने का ही होना चाहिए, पता चले नोट नंबर 1 डाल यहां रखा है और लिख रहे हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नहीं, ये नोट नंबर इसलिए रेफरेंस नंबर डाला गया है। क्या किसका है? शेयर कैपिटल का। तो यहां आता है बेटे शेयर कैपिटल। अब इसकी सारी डिटेल्स यहां नीचे आती हैं, कौन कौन सी? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, फिर इशूड शेयर कैपिटल, फिर सर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, उसके अंदर से 2 चीजें आती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, फिर जल्दी बोलो, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सर बस इतना ही होता है? मान रुक जाओ, ये लिखा, यहां से लेस हो जाते हैं क्या? कॉल्स इन एरियर्स, लो जी माइनस करके लिख दिया। उसके बाद यहां आता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और तब जाके आता है आपका नेट रिजल्ट शेयर कैपिटल का, और फिर ये अमाउंट यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता है। बात क्लियर आई समझ में? तो आपसे पूछेगा सर कॉल्स इन एरियर्स का मेन हेड और सब हेड बताओ, क्या बताओगे? कॉल्स इन एरियर्स पढ़ा है ना हमने शेयर वाले चैप्टर में, उसका मेन हेड और सब हेड बता दो, क्या होगा?
देखो जल्दी बोलो, मेन हेड क्या होगा? शेयर कैपिटल नहीं होगा, मेन हेड होगा शेयर होल्डर्स फंड। मेन हेड क्या होगा? शेयर होल्डर्स फंड। सब हेड क्या होगा? शेयर कैपिटल। पर शेयर कैपिटल के ब्रैकेट में दिखाओगे विल बी शोन एज डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है जी, बात क्लियर हुई? कैसे दिखाओगे सर? जल्दी बोलो। मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड, सब हेड शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में विल बी शोन एज डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। क्लियर हो गई बात? फिर पूछेगा शेयर फॉरफिटेड कहां शो करोगे? श्रुति क्या शो करोगे? शेयर फॉरफिटेड कहां शो करेंगे? मेन हेड क्या होगा शेयर फॉरफिचर का? शेयर होल्डर फंड। सब हेड शेयर कैपिटल विल बी शोन एज एन एडिशन टू सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। बोलो बात क्लियर हो रही है? तो इस तरीके से आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें अगर पेपर में अच्छा खासा स्कोर करना है तो, वरना ये चीजें नंबर ले जाएंगी। और इजी है, मुश्किल नहीं है। अभी आपने एक साथ पढ़ा इतना तो आपको लग रहा है। ठीक है, चलो उसकी बैटरी भी गई। सुन लो, अभी मैं सारे नहीं लिखवा रहा आपको ये, ठीक है, सारे नहीं लिखवा रहा, पर इन सब के बनते हैं, कुछ के बनते कुछ के नहीं बनते। ये जब थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कहां से कैसे याद करना है, इसको तरीका भी बताऊंगा। अब सुन लो, मेन जो मुझे बताना था, क्योंकि हमारे डिबेंचर का पार्ट है इसलिए मुझे पूरे बैलेंस शीट बता रहा हूं मैं आपको। अब वो मेन पार्ट सुन लो क्या है। देखो अभी नोट नंबर जो जो एक्सप्लेन करना वो मैं कर रहा हूं। हाँ जी, ध्यान से सुन लो। यहां पर नोट नंबर 2 अभी फिलहाल मैं दे रहा हूं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को। किसको? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को। अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस को दूंगा तो यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस को एक्सप्लेन करूंगा पहले। अब मैंने किसको दिया है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को। या एक काम करो, इसको दे दो रिजर्व एंड सरप्लस को नोट नंबर 2। सुन लो, यहां पर 2 आएगा क्या? सारा नहीं करवा रहा, रिजर्व एंड सरप्लस। देख लो कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ये भी शेयर कैपिटल में आपने पढ़ा है। अब वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा था, यहां पर रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आता है सुन लो। 2-3 चीजें बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा। एक वो आता है आपका जनरल रिजर्व, ठीक है, उसके बाद बोलो फटाफट सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो आप सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हो ना, वो कहां आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। आपसे पेपर में पूछेगा सिक्योरिटी प्रीमियम का मेन हेड और सब हेड बताओ फटाफट। सिक्योरिटी प्रीमियम का मेन हेड क्या हुआ? शेयर होल्डर्स फंड। सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है वो यहां पर आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। अब सर ध्यान से सुनना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है यानी लॉस, वो यहां पर माइनस के रूप में दिखाया जाता है, पर आता कहां है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही आता है। तो पूछ लेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मेन हेड सब हेड होता है, तो मेन हेड क्या होगा? शेयर होल्डर्स फंड। शेयरों का होल्डर्स का पैसा है वो, लॉस वाला भी। और कहां आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है, इसी तरीके से इसमें वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सब आ जाते हैं, और ये टोटल लग जाता है। ये टोटल फिर उठा करके यहां लिख देते हैं। अब मेन पार्ट लास्ट करा रहा हूं, जो मुझे कराना था तो पेपर में आएगा। अभी जो आपको इंपॉर्टेंट है वो है बेटा डिबेंचर्स का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये आता है तीसरा। ठीक है, अब ये तीसरे का अमाउंट कहां आएगा सर? ये इधर आएगा। आओ, चलो सर थर्ड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके अंदर बैंक से जो लोन लिया वो आ जाता है। ठीक है,
फिर -% डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और इसका टोटल यहां अलग करके आपका यहां लिखा जाता है। एक बार टाइम देख लूं मैं, क्या हो गया, 10 मिनट है अपने पास। बोलो इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो बेटा अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तो ये आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है जिसमें अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट रहती है। तो ठीक है जी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेन हेड्स हैं आपके। अब ध्यान से सुनो, इसी तरीके से सब में नोट नंबर डलते हैं और उनके नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। अब सर पेपर में क्या ये आ सकता है कि पेपर में कैसे आएगा? सुन लो, एक 3 नंबर का क्वेश्चन शेयर से रिलेटेड क्या आएगा, आपको क्वेश्चन दे देगा, वो कहेगा मुझे जनरल एंट्री नहीं चाहिए भाई, मुझे जनरल एंट्री नहीं चाहिए। फिर सर करना क्या है? मगर पूरा क्वेश्चन देगा, कॉल्स इन एरियर्स भी होगा उसमें, कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है उसमें, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है उसमें। सिर्फ पता क्या कहेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है जनरल एंट्री नहीं चाहिए, फिर क्या मांग रहा है, कहता है सिर्फ और सिर्फ श्रुति, सिर्फ और सिर्फ मुझे बैलेंस शीट बना के दे दो। यानी सर ये पूरी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी? बाकी नहीं बेटा, वो कहेगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है, एक्सट्रैक्ट करना मतलब कहीं से निकालना। तो कहता है पूरी बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट में से कुछ पार्ट निकाल के दे दो। कहता है जो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वो शो कर दो। तो क्वेश्चन में क्या क्या होगा, शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम का क्वेश्चन है तो रिजर्व एंड सरप्लस, और शेयर फॉरफीचर है तो अगेन शेयर कैपिटल। तो आपको पूरा नहीं बनाना, आपको सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जल्दी बोलो, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इतना दिखाना है। और उसका नोट्स टू अकाउंट बना के दिखा देना है। पहला शेयर कैपिटल में 3 आ गए, शेयर फॉरफीचर वगैरह। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये सारे थोड़ी दिखाने हैं, मैं सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाना, सिक्योरिटी प्रीमियम दिखा देंगे। अब इसी तरीके से जो हम अगला टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिबेंचर्स का, उसमें पूछेगा डिबेंचर्स को शो करके दिखाओ बैलेंस शीट में। तो आप पूरी बैलेंस शीट थोड़ी बनाओगे, आप बैलेंस शीट बनाओगे और उसमें लिखोगे सीधा क्या, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं लिखोगे सीधा, सीधा यहां लिखोगे तीसरा, फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें तीसरा पार्ट, तीसरा मेन हेड। अब उसमें हमें शेयर होल्डर फंड दिखाने की जरूरत नहीं है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट दिखाने की जरूरत नहीं है, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। सीधा स्टार्ट कहां से करेंगे, तीसरे से, नॉन करंट लायबिलिटीज, उसका पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें दिखाओगे नोट नंबर 1। फिर ये बनाओगे नोट्स टू अकाउंट, उसमें दिखाओगे 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिरा, उसमें फिर जो दे रखा होगा -% डिबेंचर्स। बात समझ में आई? मतलब आपके पेपर में आएगा पूरा, पर पूरी बैलेंस शीट एक साथ नहीं आएगी, इसके पार्ट्स पूछेगा, तो उसमें सिर्फ हमें पार्ट्स ही शो करने हैं। पूरी पूरी बैलेंस शीट पूरी बनाओगे तो भैया पूरा पेपर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, टाइम ही खत्म हो जाएगा, कुछ भी बनाने को नहीं मिलेगा। तो इसमें से कुछ भी उठा करके पूछ सकता है, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स बना के दिखाओ उसके। और आपने अभी गवर्नमेंट वालों ने पेपर दिया, उसमें भी आया था कि भाई बैलेंस शीट बना के दिखाओ। तो उसमें क्या करना था, आपको शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दिखाना था, और ये और एक चीज और बनानी थी उसमें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इतना करने से लिखते हैं एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश बुक बनेगी उसमें, बनाने की जरूरत नहीं है। टोटल कैश कितना आया, वो यहां कैश इक्विवेलेंट लिखे, कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक, वो टोटल अमाउंट, ठीक है। तो ये फुल 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो भैया ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है, और मुश्किल नहीं है। पहली बार कर रहे हो इसलिए लग रहा है कि लेंदी है, लेंदी थोड़ा है पर मुश्किल नहीं है, इजी है। बैलेंस शीट तो मैं याद हो ही गई है। चलो आज इतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, पर 2 मिनट रुक जाओ, एक लास्ट टाइम मेरे कहने पे पूरी बैलेंस शीट सुना दो मुझे एक बार। अच्छा, किसके अंदर हिम्मत है जो कहेगा कि सर मैं पूरी बैलेंस शीट सुना सकता हूं एक बारी में? अपना अपना नाम लेना है, नहीं तो साथ में कर लो ना, तो एक जन आके सुना दो, छोटी कर देंगे, साथ में करेंगे, चलो ठीक है। चलिए फटाफट फिर छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। उसमें क्या होगा, हमें बैलेंस शीट बनानी है और नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं, पर छोटे छोटे बनाने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ क्या शो करना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको पूरा पर प्रोसेस बताया है। चलिए आइए शुरू करते हैं। बेटा बैलेंस शीट के कितने पार्ट, 2 पार्ट, पहला
इक्विटी एंड लायबिलिटीज, दूसरा एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के कितने मेन हेड? 4। करंट सॉरी एसेट्स के कितने मेन हेड्स? 2। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज के जो 4 मेन हेड्स हैं उसमें पहला कौन सा है? शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, चौथा करंट लायबिलिटीज। एसेट्स के जो 2 मेन हेड्स उसका नाम क्या है? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब सर पहला जो मेन हेड है वो है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर कितने सब हेड्स आते हैं? 3, SRM, दैट इज शेयर कैपिटल, R से रिजर्व एंड सरप्लस, M से मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। दूसरा होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट्स के कितने होते हैं? 0। तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज के कितने हैं? 4, LDOL, L से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, D से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, O से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिर L से लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चलिए चौथा करंट लायबिलिटी कितने सब हेड्स हैं? 4, STOS, S से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, T से ट्रेड पेबल्स, O से अदर करंट लायबिलिटीज और S से शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। देखो भाई ये सो रही है, ये नहीं बोल रही, फिर दोबारा करेंगे रिवाइज, कोई बात नहीं, मत बोलो, बोलो मेरे साथ, सारे के सारे बोलेंगे, जो सोता हुआ देखा, जो नहीं बोलेगा दोबारा करेंगे। फिर आओ करंट लायबिलिटी दोबारा से कर रहे हैं, मैं फिर पूरी बैलेंस शीट दोबारा से कराऊंगा नहीं तो। चलिए करंट लायबिलिटी के कितने? 4 सब हेड्स, STOS, S से शॉर्ट टर्म बोरोइंग, T से ट्रेड पेबल्स, O से अदर करंट लायबिलिटीज, S से शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। देखो रुद्र नहीं बोल रहा अब। चलिए एसेट्स, दूसरा पार्ट एसेट्स। एसेट्स के कितने मेन हेड्स? 2। कौन कौन से? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के कितने सब हेड्स? 5। पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, T से D लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और पांचवा, चलिए इसका हमने बोला F&D LO, F से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, N से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, D से डेफर्ड टैक्स एसेट्स, L से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, O से अदर नॉन करंट एसेट्स। चलिए लास्ट है आपका करंट एसेट, उसके कितने सब हेड्स हैं? 6। क्या इसकी एब्रिविएशन है? CIT-CSO। क्या है? CIT-CSO। C से करंट इन्वेस्टमेंट, I से इन्वेंट्रीज, T से ट्रेड रिसीवेबल्स, C से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, S से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, O से अदर करंट एसेट। बोलो बात क्लियर हुई? ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।